आज का टॉपिक आपका जो मतलब कंटिन्यू बोला था वैल्यू वैज्ञानिक खेती। अब इसमें हेडिंग लिखो कार्बन ऊर्जा। कार्बन ऊर्जा बैगन की फसल लंबी अवधि वाली होती है। बैगन की फसल लंबी अवधि वाली होती है। खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर 200 क्विंटल गोबर की खाद कंपोस्ट खेत में मिला देना चाहिए। तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 200 से 300 क्विंटल गोबर की खाद दिया कंपोस्ट खेत में मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 200-300 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 100 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस, इसके अतिरिक्त 100 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। लेकिन ये एनपीके का ग्रेड रहता है सर नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई के समय 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी बूंदों में डालना चाहिए। 8 से 10 सेंटीमीटर बूंदों में
4 कुंडों में डालनी चाहिए जो कि पौधों की पंक्तियों से लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे, जो कि पौधों की पंक्तियों से लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे, जो कि पौधों की पंक्तियों से लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 30 दिन बाद 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 30 दिन बाद। रोपाई को समझते हैं क्या होता है? रोपाई बहुत सारा से अपने पौधों में एक लगा रोपाई भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 30 दिन बाद और दूसरा भाग रोपाई के 45 दिन बाद। रोपाई के 45 दिन बाद उपरिवेशन ब्रैकेट में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की विशेष भाग होता है तो रोपाई के 30 दिन बाद 2 भागों में बांटते हैं। पहला रोपाई के 30 दिन बाद, दूसरा 45 दिन बाद देते हैं। 45 दिन में क्या करते हैं? उपरिवेशन विधि क्या होगी? टॉप ड्रेसिंग, मतलब जैसे हमारी फसल है तो क्या करते हैं? टॉप ड्रेसिंग का हाथों से छिड़कते हैं नाइट्रोजन, उस प्रकार से टॉप ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट है पौधे की रोपाई। पौधे की रोपाई पौधशाला से पौध निकालने के 2-3 दिन पूर्व हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधशाला से पौध निकालने के 2-3 दिन पूर्व हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि पौधे सरलता से बिना जड़ों की क्षति के उखाड़ा जा सके। ताकि पौधे सरलता से बिना जड़ों की क्षति के उखाड़ा जा सके। बिना जड़ों की क्षति यानी बैक्टीरिया नुकसान, जड़ों की क्षति के उखाड़ा जा सके। मतलब दूसरे 3 जगह क्या करते हैं? हल्की सिंचाई कर देते हैं, जो करते हैं जो हमारी नर्सरी में क्या पौध लगेंगे तो आसानी से जड़ से उखड़ आए। ठीक है, इसमें देखो लंबे बैगन के किस्मों में पंक्तियों व पौधों की दूरी, लंबे बैगन के किस्मों में पंक्तियों व पौधों की दूरी क्रमशः 60 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर।
बैगन कितनों में और फूल बैगन कितनों में। वर्षा 75 सेंटीमीटर को 60 सेंटीमीटर रखें, 75 सेंटीमीटर को 60 सेंटीमीटर रखें, यानी कि 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई करते हैं। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट देखो, सिंचाई और जल निकास। सिंचाई एवं जल निकास। बोलते हैं इरिगेशन एंड वाटर ड्रेनेज। बैगन की अधिक उपज लेने के लिए बैगन की अधिक उपज लेने के लिए सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। 100-110 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। बैगन की अधिक उपज लेने के लिए 110 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। अत्यधिक या अपर्याप्त सिंचाई करने से अत्यधिक या अपर्याप्त सिंचाई करने से बैगन की फसल पर अत्यधिक या अपर्याप्त अत्यधिक या अपर्याप्त सिंचाई करने से बैगन की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर गर्मियों में प्रति सप्ताह और सर्दियों में 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करना उचित रहता है। सर्दियों में 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करना उचित रहता है। बैगन की फसल की सिंचाई करने हेतु बूंद-बूंद छिड़काव सिंचाई ड्रिप इरिगेशन छिड़काव सिंचाई ड्रिप इरिगेशन उत्तम रहती है।
वीट देखो क्या होती है, खरपतवार होती है बैलन की किसी के साथ गलती करके तो समय समय पर भी उनको जल्दी से उखाड़ निकालना जरूरी होता है। नहीं करेंगे तो एक क्या करेंगे, मेन रोड के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटिशन करेंगे और मतलब में गलत शूटिंग आएंगे पर होंगे तो अच्छे नहीं होंगे, होंगे भी तो खराब क्वालिटी नहीं होगी। इसलिए हमको खरपतवार नियंत्रण जरूरी होता है। इसके लिए अलग अलग केमिकल होते हैं, उसको उपयोग करते हैं और समय समय मिलाई उलाई इससे खरपतवार निकल जाते हैं। पौधों की प्रारंभिक बढ़वार के समय, पौधों की प्रारंभिक शुरुआती पौधों की प्रारंभिक बढ़वार के समय हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पूरी फसल अवधि में 3 से 4 निराई गुड़ाई पर्याप्त होती है। पूरी फसल अवधि में 3 से 4 निराई गुड़ाई पर्याप्त होती है। खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी का उपयोग भी किया जा सकता है। खरपतवार नाशी का उपयोग भी किया जा सकता है। फ्लोरोलिन ये खरपतवारनाशी नाम दिया हुआ है, इसमें लिखा है फ्लुक्लोरोल। प्रति हेक्टेयर और 1 से 1.5 kg सक्रिय कर फ्लोरोलिन 1 से 1.5 kg सक्रिय कर प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। फ्लोरोलिन 1 से 1.5 kg सक्रिय कर प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। एक बार हाथ से निराई गुड़ाई तब करें। एक बार हाथ से निराई गुड़ाई तब करें जब फसल एक बार हाथ से निराई गुड़ाई तब करें जब फसल 30 दिन की हो जाए। एक बार हाथ से निराई गुड़ाई तब करें जब फसल 30 दिन की हो जाए। नेक्स्ट होगा कीट नियंत्रण। नियंत्रण में क्या समझते हैं, कीट होते हैं, कीट वाले के साधारण तरीके से करते क्या है, फसल जैसे संक्रमण पहुंचाने कैसे आक्रमण करते हैं, उनके दो काम कीटनाशी का उपयोग करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जिसमें कीट नियंत्रण। इसमें फर्स्ट देखो कीट का नाम एपिलेक्ना बीटल, एपिलेक्ना
डिटेल डिटेल एपिलेट ना डिटेल क्या है ये किसको करना कि पूरा शुरू से ही नर्सरी से जब नर्सरी आती है तो नर्सरी से ही पौधों को क्या नुकसान पहुंचाता है और लाल रंग का होता है। सबसे पहले इसका टीका होता है जो पानी से क्या नुकसान हो जाता है, लाल रंग में हो जाता है, पत्तियों को क्या करता है, खाता है और जिसके कारण जो पौधे क्या होते हैं सेंटर में हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा यह कीट पौधशाला से ही पौधशाला से ही हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। ये कीट पौधशाला से ही हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। इस कीट का छोटा शिशु का छोटा शिशु पीले रंग का होता है। पीले रंग का होता है जो आगे बढ़ने की अवस्था में अवस्था में लाल रंग का हो जाता है। यह कीट पत्तियों को खाकर छलनी जैसी बना देता है। यह कीट पत्तियों को खाकर छलनी जैसी बना देता है। देखा है जैसे कोई कीट होते हैं पत्तियों खा जाता है, ठीक है, शिराएं देती है ना, अलग पत्तियों को जैसी पत्ती है क्या करते हैं, हाँ पत्ती कैसे से देखा है धागे से होता है, हाँ देखा है कि अलग ऐसी देखा पत्ती खा जाता है। इस कीट द्वारा 12.6% तक 12.6% तक हानि हो जाती है। और इसके नियंत्रण हेतु हमें अपने हाथों से इसके अंडों सुनियों एवं प्रोणों को मतलब सबसे बड़ा कीट एडल्ट प्रोणों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। अन्यथा कीट रोधी किस्मों जैसे
कीटोजी के जैसे अर्काशियलिस, जैसे अर्काशियलिस, इसमें डिवाइन नहीं वही है अर्काशियलिस, अर्काशियलिस, शंकर विजय, शंकर विजय नामक किस्में उगानी चाहिए। उगानी चाहिए। नेक्स्ट देखो, शाखा एवं फल वेदक, शाखा एवं फल वेदक इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम एंड फ्रूट बोरर। ये इस प्रकार की मतलब कि किसी भी हमारा शाखा होती है या फल होता है उसमें क्या करते हैं, छिद्र बना के अपने को प्रवेश मिलता है, उसके अंदर जाता है, उसके अंदर रहता है, उसमें संक्रमण कर पाता है, खाता है, उसमें निवास करता है और उसमें जो हमारा तारा होता है या फल होता है जिसमें जाता है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। ठीक है, और इसकी जो सुनियाँ होती है चिकनी और गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, इसमें देखो स्कीट की सुनी, स्कीट की सुनी चिकनी एवं गुलाबी रंग की होती है। स्कीट की सुनी चिकनी एवं गुलाबी रंग की होती है, कौमा जो लगभग बाल रहित रहती हैं, जो लगभग बाल रहित रहती हैं। मतलब दुनिया देखी ना कीड़ों की, जैसे किसी ने देखा हो ऐसी ऐसी होती है ना, ऐसे बाल चले गए देखा, ये इसकी जो कीसुनी होती है इसमें क्या नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं। ठीक है, बाल रहित होते हैं और ये है नहीं, और ये है नहीं शाखाओं में छिद्र करके प्रवेश कर जाती है। जिससे जिससे शाखाएं मुरझा जाती हैं, जिससे शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधे की बर्बाद हो जाती है, और पौधे की बर्बाद हो जाती है। और जब फल लगते हैं, और जब फल लगते हैं, और जब फल लगते हैं तभी कीट छिद्र करके उन्हें खाते हैं, तभी कीट छिद्र करके उन्हें खाते हैं। इस कीट द्वारा 70% तक, इस कीट द्वारा 70% तक की क्षति हो जाती है। इसकी द्वारा 70% तक की क्षति यानी कि नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है। और इसकी इस कीट के नियंत्रण हेतु, और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें कीट ग्रहित शाखा, मतलब ऐसी शाखाएं जिसपे कीट रहता है, कीट ग्रहित शाखाओं नियंत्रण हेतु हमें कीट ग्रहित
शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। और 4 से 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। और 4 से 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। नष्ट कर देना चाहिए। और 4 से 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। नेक्स्ट देखो, तना छेदक। तना छेदक, तना छेदक तना छेदक से नाम ही समझ में आ रहा होगा क्या होता है? ब्रांच होगा, शाखा मतलब ब्रांच, उसको ब्रांच कर लेना। तना मतलब स्टेम, ठीक है, अगर बता दिए तो स्टेम होगा। ये क्या करता है, तने जो नए तने होते हैं, नए तने निकले हुए होते हैं, उसमें क्या करता है, संक्रमण पहुंचाता है और पौधों की शाखा तनों को प्रभावित करता है। इसमें देखो, इस कीट की सूंडी तने में प्रवेश कर जाती है इस कीट की सूंडी तने में प्रवेश कर जाती है और तना नीचे की ओर झुक जाता है। तना नीचे की ओर झुक जाता है। प्रभावित पौधा मुरझा एवं झुलस जाता है। प्रभावित पौधा मुरझा एवं झुलस जाता है। और इस कीट की सूंडी तने में प्रवेश कर जाती है और तना नीचे की ओर झुक जाता है। जो तना होता है नीचे की ओर झुक जाता है। प्रभावित पौधा मुरझा एवं झुलस जाता है। प्रभावित पौधा मुरझा एवं झुलस जाता है और उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसके नियंत्रण हेतु और इस कीट के नियंत्रण हेतु हम कीट के नियंत्रण हेतु कीट रोधी किस्म और इस कीट के नियंत्रण हेतु हम कीट रोधी किस्म इस कीट के नियंत्रण हेतु हम कीट रोधी किस्म जैसे 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 कोयम्बटूर H151, कोयम्बटूर H151, कोयम्बटूर H151 नामक किस्म होता है। नेक्स्ट
देखो लाल माइट, लाल माइट, लाल माइट, रेड माइट इंग्लिश में बोलते हैं, लाल माइट, लाल माइट। इसमें देखो यह छोटा सा कीट होता है, यह एक छोटा सा कीट होता है, यह एक छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है। यह एक छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है और उन्हें कमजोर बना देता है, और उन्हें कमजोर बना देता है। क्या करता है, ये पत्तियों का जो रस होता है उसको चूसता है, वो पत्तियां क्या हो जाती है, कमजोर बन जाती है। जब पत्तियां कमजोर बनेगी तो क्या होगा, फिर खाने की विधि होती है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बनेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन निर्माण पर, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसके परिणाम स्वरूप भोजन निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखो रोग नियंत्रण। रोग नियंत्रण कौन कौन से इसमें रोग लगते हैं, रोग नियंत्रण। इसमें पहले लिखो आर्द्र विगलन, आर्द्र विगलन। आर्द्र विगलन इसमें देखो यह रोग, यह रोग पीथियम एफेरिडर्मिटम, पीथियम एफेरिडर्मिटम फंगस फफूंदी होती है। यह रोग पीथियम एफेरिडर्मिटम नाम फफूंदी के कारण होता है। यह रोग पौधशाला में रोगों पर लगता है। यह रोग पौधशाला में पौधों पर लगता है। यह रोग पौधशाला में पौधों पर लगता है। ऐसे पौधे भू स्तर पर ही गलने लगते हैं। हाँ, मतलब ग्राउंड ऐसे पौधे भू स्तर पर ही गलने लगते हैं। इसलिए भू स्तर क्या होता है, जहाँ से पौधा जमीन से लगा हुआ है उसको बोलते हैं भू स्तर। ऐसे पौधे भू स्तर पर ही गलने लगते हैं और पौधों को मुरझाना एवं सूख जाना और पौधों का मुरझाना एवं सूख जाना
बैक्टीरिया पौधशाला में, और पौधों को मुरझाने में सूख जाना, पौधशाला में मतलब पौधशाला के जो पौधे रहते हैं मुरझाते सूख जाते हैं, और पौधों को मुरझाने में सूख जाना पौधशाला में इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इस रोग का प्रमुख लक्षण है, लक्षण मतलब सिम्टम है। और इस रोग के नियंत्रण हेतु और इस रोग के नियंत्रण हेतु बीज बोने से पूर्व बीज बोने से पूर्व बीज बोने से पूर्व 10 से 15 दिन बीज बोने से पूर्व 10 से 15 दिन पौधशाला में बीज बोने से पूर्व 10 से 15 दिन पौधशाला में कैप्टान या थायरम, कैप्टान या थायरम कैप्टान या थायरम बीज उतार के रसायन कैप्टान या थायरम बैक्टीरियम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें, कि घोल का छिड़काव करें। और पौधशाला में बीज और पौधशाला में बीज सदैव पंक्तियों में ही बोएं, और पौधशाला में बीज सदैव पंक्तियों में ही बोएं, कॉमा 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। नेक्स्ट देखो टोमोप्सिस झुलसा, टोमोप्सिस झुलसा किसमें है आपको रोग में इंग्लिश में बोलते हैं टोमोप्सिस ब्लाइट। इसमें क्या होता है, ये क्या फफूंदी के कारण होता है, उसमें ये इसके लक्षण होते हैं कि जो हमारी पत्ती होती है, पत्ती को क्या है छोटे बैगन की पत्ती छोटे गोलाकार धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के भूरे धब्बे बन जाते हैं, ब्राउन जैसे स्पॉट्स बन जाते हैं पत्ती पर, और पत्ती के किनारे आकार अनियमित आकार की पत्तियां हो जाती हैं, और पत्तियां क्या होती हैं सूखी पड़कर पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। और इसमें देखो यह रोग टोमोप्सिस इंग्लिश में कहते हैं टोमोप्सिस वैक्सेंस। यह रोग टोमोप्सिस वैक्सेंस नामक फफूंदी के कारण होता है। यह रोग टोमोप्सिस वैक्सेंस नामक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग से पत्तियों पर छोटे छोटे गोल भूरे धब्बे बन जाते हैं,
स्ट्रोक से पत्तियों पर छोटे छोटे गोल भूरे धब्बे बन जाते हैं। अनियमित आकार के काले धब्बे, अनियमित आकार के काले धब्बे पत्तियों के किनारों पर दिखाई पड़ते हैं। अनियमित आकार के काले धब्बे पत्तियों के किनारे पर दिखाई पड़ते हैं। दिखाई पड़ते हैं। इस रोग का प्रकोप पौधशाला के पौधों पर भी होता है। पौधशाला के पौधों पर नर्सरी में पौधे चले गए तो उनके साथ प्रभाव पड़ता है। इस रोग का प्रकोप पौधशाला के पौधों पर भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे झुलस जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप पौधे झुलस जाते हैं। इस रोग की फफूंदी भूमि में रहती है। झुलस जाते हैं। इस रोग की फफूंदी मतलब इस रोग की फफूंदी भूमि में रहती है। और इस रोग के नियंत्रण हेतु केवल स्वस्थ पौधों के बीज की बूंद, इस रोग के नियंत्रण हेतु केवल स्वस्थ पौधों के बीज की बूंद रोग रोधी किस्में यानी कि जो रोग से लड़ने में सक्षम होती है, रोग रोधी किस्में जैसे पूसा घेरा उगाएं और कीट को खरपतवारों से मुक्त करते हैं। कीट को खरपतवारों से मुक्त करते हैं। नेक्स्ट देखो फलों की तोड़ाई। फलों की तोड़ाई बैठेंगे यहाँ पे फलों की तोड़ाई में फलों की तोड़ाई फलों को तोड़ते हैं। फलों की तोड़ाई फलों की तोड़ाई इसमें देखिए जब फल उनको जब तोड़ते हैं क्या कहते हैं थोड़े पल मुलायम हो जाते हैं, उनको क्या होता है रंग आ जाता है, उस अवस्था में आ जाते हैं तो उनको फल को तोड़ लेते हैं। ठीक है, और जब हम जैसे जब फल को लेट तोड़ेंगे क्या होगा तो बीज क्या होगा कठोर हो जाएंगे, खाने पीछे में इसलिए वो जब फल पूर्ण रूप से विकसित हो जाए कोमल हो और उनमें गंधी आ जाए तब उन्हें तोड़ देना चाहिए। फलों को देरी से तोड़ने पर फल कठोर हो जाते हैं। फलों को देरी से तोड़ने पर फल कठोर हो जाते हैं और उनमें बीज भी पक जाते हैं।
जिसकी वजह से जिसकी वजह से जिसकी वजह से वे सब्जी के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे सब्जी के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं, सब्जी के प्रयोग के लिए रहते हैं, गल जाते हैं जैसे बैगन अनुपयुक्त हो जाते हैं और बाजार में उनका भाव गिर जाता है, बाजार में उनका भाव गिर जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, उपज। उपज से क्या समझते हैं? ईल्ड। इसमें देखो आप, बैगन की उपज, भूमि की उर्वरा शक्ति, बैगन की उपज, भूमि की उर्वरा शक्ति, बैगन की उपज, भूमि की उर्वरा शक्ति। उर्वरा शक्ति से क्या समझते हैं? उसकी फर्टाइल स्टेट, उसकी वो उपजाऊ, ठीक है। बैगन की उपज, भूमि की उर्वरा शक्ति, कौमा, बैगन की किस्म, बैगन की उपज, भूमि की उर्वरा शक्ति, कौमा, बैगन की किस्म और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है। उन्नत किस्मों से प्रति हेक्टेयर, उन्नत किस्मों से प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल उपज मिल जाती है। उन्नत किस्मों से प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल उपज मिल जाती है, कौमा, जबकि जबकि उन्नत किस्मों से प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल उपज मिल जाती है, कौमा, जबकि संकर किस्मों से, संकर किस्मों मतलब हाइब्रिड, जबकि संकर किस्मों से 600 क्विंटल तक उपज मिल जाती है, जबकि संकर किस्मों से 600 क्विंटल तक उपज मिल जाती है, नेक्स्ट हेडिंग देखो आप, बीज उत्पादन। बीज उत्पादन, ये बीज उत्पादन लेकिन एक जानकारी के लिए आपको, लेकिन इसमें आए जाती है, लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है। बीज जैसे हम कोई खेती करते हैं तो क्या है, फसलों से, फलों से तो हम बीज प्राप्त करते हैं, कैसे हम बीज लेते हैं और उनको आगे चल के हम उसकी बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, आगे की खेती के लिए कैसे उपयोग करते हैं। इसमें देखो, भारत में बैगन के बीजों का उत्पादन, भारत में बैगन के बीजों का उत्पादन मैदानों एवं पहाड़ों दोनों में किया जा सकता है, मैदान एवं पहाड़ों दोनों में किया जा सकता है, दोनों में किया जा सकता है। और बीज उत्पादन हेतु बैगन की फसल को प्रति हेक्टेयर 70 किलोग्राम नाइट्रोजन पर्याप्त होती है। 70 किलोग्राम नाइट्रोजन पर्याप्त होती है। फल जिस समय
फल जिस समय अपना वास्तविक रंग बदलकर पूर्णतया पीले पड़ जाए। फल जिस समय अपना वास्तविक रंग बदलकर पूर्णतः पीले पड़ जाए तब समझ लेना चाहिए कि फल पक गए हैं। लाइन छोड़ते देखो। मैदानी क्षेत्रों से 100 से 120 किलोग्राम भी प्राप्त हो जाता है। मतलब मैदानी क्षेत्र मतलब प्लेन एरिया रहते हैं, समतल वाले क्षेत्र रहते हैं, ठीक है। जबकि कुल्लू घाटी 590 से 880 किलोग्राम तक भी, जबकि कुल्लू घाटी में 590 से 880 किलोग्राम तक भी मिल जाता है। कुल्लू घाटी में 590 से 880 किलोग्राम तक भी मिल जाता है। ये था आपका बैगन का पूरा विस्तृत खेती। तो हमने आज जो कल का कंटिन्यू कराया, आधे मिनट से लेके